सोशल इफेक्ट्स ऑफ पंचायती राज। जो मेजर ऑब्जेक्टिव है, मुख्य ऑब्जेक्टिव है पंचायती राज का, वो क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन फॉर डेमोक्रेसी का मतलब कि जो पावर है वो एक ही के हाथ में नहीं रहे, औरों को भी जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाए। ये जो है एक तरह से डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन, और साथ ही साथ ओवरऑल डेवलपमेंट हो गांव का। ये मेजर ऑब्जेक्टिव होता है पंचायती राज का। इसी संदर्भ में कुछ सोशल इफेक्ट्स जो है पंचायती राज के रूरल सोसाइटी पे जो है वो क्या होते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहला है डेसिमिनेशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन की है इंडिया की, वो एक तरह से रूरल है, यानी ज्यादातर लोग जो है वो गांव के या गांव में। अब ऐसे में जो पंचायती राज बना है, इसने क्या किया, एक स्पीड दी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रूरल सोसाइटी के अंदर। मतलब जब से पंचायती राज जो है लागू हुआ है, तब से एक स्पीड मिली है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रूरल सोसाइटी के अंदर। इवन यहाँ के जो रूरल वोटर्स हैं, अब उनको भी मौका दिया जाता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं अपने वोट का इस्तेमाल करके। फिर है इमरजेंस ऑफ न्यू लीडरशिप। ज्यादातर जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वही लीडर्स होते हैं ट्रेडिशनल रूरल सोसाइटी में। अब पंचायती राज के कारण जो यंग और पढ़े लिखे लोग हैं गांव के, उनको भी मौका मिल रहा है कि वो एक कंटेस्ट को लड़ सके और चुने जा सके। साथ ही साथ नतीजा क्या हुआ कि यंग एजुकेटेड और डायनामिक लीडरशिप जो है वो उभर कर आ रही है। चेंज जो है स्ट्रक्चर में अथॉरिटी के, पंचायती राज के एस्टेब्लिशमेंट से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ अथॉरिटी का। अब गांव वाले जो लोग हैं उनके पास भी अथॉरिटी उनके हाथों में है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन की, खासतौर से डेवलपमेंटल वर्क या एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको कर सकते हैं। तो पंचायती राज में जो डिस्ट्रीब्यूशन है अथॉरिटी का, ये इक्वालिटी और फ्रीडम पर आधारित होता है। इंक्रीज इन सोशल मोबिलिटी। पंचायती राज बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल माना जा सकता है सोशल मोबिलिटी को बढ़ाने। जो रिजर्वेशन है हर 3 लेवल्स पर, उसने एक तरीके से उसका जो प्रावधान किया गया है कि रिजर्वेशन दिया गया है हर 3 लेवल पे, तो उसका मतलब है कि एक मौका मिला है लोगों को, खास तौर से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी को, कि वो भी जो है पंचायत में चुने जा सके और उनको भी अथॉरिटी मिल सके। तो जो लोग कास्ट टू वगैरह को बिलोंग करते हैं, उन्होंने जो है, जो ये कह लीजिए जो कास्ट की हमारी एक ऑर्डर है, उसमें जो बहुत ही लोअर लेवल पे है, इवन उनको भी चांस मिल रहा है कि वो अपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को आइदर इम्प्रूव कर सके या बढ़ा सके। इसके कारण इंक्रीज हुआ है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी में। पॉलिटिकल अवेयरनेस, पंचायत इलेक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल अवेयरनेस यानी जागरूकता को क्रिएट करने। जिस समय इलेक्शन होता है, जो लीडर्स होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, वो गांव गांव जाते हैं, वहां पर लोगों को क्या कहते हैं, उनकी भीड़ को जो है संबोधित करते हैं और अपनी जो उनकी इलेक्शन के मैनिफेस्टो है उनके बारे में बताते हैं। नतीजा क्या होता है कि गांव वाले भी जो है कई ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं जो अलग अलग नेशनल पार्टीज है उनसे, उनके क्या सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनसे, और उससे क्या होता है, जो रूरल लोग हैं उनका पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग या जो इनकी कॉन्शियसनेस समझ है वो जो है बढ़ती है। सेक्युलराइजेशन, एक ये जो फैक्ट है कि जो भी कैंडिडेट पंचायती इलेक्शन में खड़ा होता है उसको सपोर्ट की जरूरत होती है उन लोगों की जो खास तौर से अलग अलग कास्ट या कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं। और फिर इलेक्शन के बाद जो पंचायत के मेंबर्स हैं उनको जो एक्ट करना होता है, वो बिना किसी भेदभाव के किसी भी कास्ट या कम्युनिटी के प्रति वो जो है उस तरीके से उन्हें एक्ट करना होता है। ये जो एक फैक्ट है, इसने काफी हद तक कमजोर कर दिया है जो एक ट्रेडिशनल आइडिया चला आ रहा था सेक्टेरियनिज्म का गांव के अंदर या गांव के जो समाज है उसके अंदर। और अब जो है उसने सेक्युलर वैल्यूज को जो है एक तरह से बढ़ावा देना शुरू कर दिया है। रिडक्शन इन सोशल डिस्टेंस, पंचायती राज जो है काफी हद तक सफल हुआ है कम करने में जो एक ट्रेडिशनल डिस्टेंस आ रहा था या ट्रेडिशनल डिस्टेंस था हायर लोअर कास्ट और कम्युनिटीज के बीच में, या मेन एंड वुमेन, लैंड ओनर्स और लेबरर्स के बीच में। क्यों? क्योंकि इनके बीच में जो कम्युनिकेशन बढ़ने लगा, उससे एक ट्रेडिशनल डिस्टेंस जो था वो इन लोगों के बीच में कम होने लगा। पहले क्या था, इन सारे जो ग्रुप्स और क्लासेस हैं इनके बीच में एक अलूफनेस रहती थी, मतलब दूरी रहती, कोई को किसी से मतलब नहीं। लेकिन पंचायत इलेक्शंस थे और जो सारे गांव की मतलब जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं
उसके लिए सबका जो है इन्वॉल्व होना, उससे एक म्यूचुअल इंटरेक्शन क्रिएट हुआ, सोशल कॉन्टैक्ट जो है वो जरूरी होने लग गया कि हाँ आपस में बात करना जरूरी है। नतीजा क्या हुआ कि जो सोशल डिस्टेंस है उनके बीच में वो कम होने लगा। इंक्रीज इन पब्लिक पार्टिसिपेशन, पंचायती राज सफल हुआ है पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाने में, जो कि उसका एक तरह से मुख्य एम था। ये आपको जो बताया जा रहा है ये कुछ स्टडीज के बाद ही इस चीज को पाया गया है, स्टैब्लिश किया गया है कि हाँ पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो क्या कहते हैं बढ़ा है। अब जो गांव है वहां पे पंचायत बिल्डिंग्स हैं, गोबर गैस प्लांट्स हैं, वाटर वर्क है, पब्लिक टॉयलेट्स हैं, स्ट्रीट लाइट है, प्लांटेशन है वे साइड पे। इसी तरह से बहुत से गांव ऐसे हैं जो एक तरह से इलेक्ट्रीफाइड है, वहां पर उनको क्या है कि गवर्नमेंट की तो असिस्टेंस मिल ही रही है, साथ ही साथ लोगों का भी जो है उसमें काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए वो कहीं ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जब गांव वाले जो है खुद भी श्रमदान कर रहे हैं, यानी लेबर के तौर पे जो है एक अपना श्रम देते हैं ताकि जो विलेज रोड्स है उनका कंस्ट्रक्शन किया जा सके। और पंचायती राज के जरिए पॉजिटिव ही है, नेगेटिव सोशल इम्पैक्ट्स भी हैं। अब वो क्या है, ग्रुपिज्म और कंटेंशन। पंचायती राज इलेक्शन जो है उसने कंटेंशन और ग्रुपिज्म को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया है गांव। जिस टाइम पे इलेक्शंस होते हैं अलग अलग पार्टीज जो है पॉलिटिकल वो एक्टिव हो जाती है गांव में, और वो क्या करती है फिर ग्रुप्स बना लेती है ताकि उनके कैंडिडेट को सपोर्ट किया जाए। नतीजा, जो आपस में गांव वालों के बीच के रिलेशन हैं वो उनमें एक तरह से कड़वाहट आने लग जाती है। एनकरेजमेंट टू कास्टिज्म, जो पॉपुलेशन है कास्ट वो काफी ज्यादा एक क्राइटेरिया बनता जा रहा है कैसे सिलेक्शन किया जाए कैंडिडेट का पंचायती इलेक्शन। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है जो पर्सनल क्वालिफिकेशन है कैंडिडेट की वो तो सेकेंडरी हो जाती है, कास्ट को सपोर्ट करना जो है वही एक तरह से डिसाइडिंग फैक्टर बन जाता है इलेक्शन को जीतने के। ये कह सकते हैं कि अगर कैंडिडेट जो है किसी कास्ट को बिलोंग करता है जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है पर वो कम पढ़ा लिखा है दूसरे कैंडिडेट के मुकाबले, लेकिन उसको क्या होगा अपने जो कास्ट है उसका सपोर्ट मिल जाएगा, इसीलिए वो जो है क्या करता है ज्यादा जोर मारता है अपने खुद के कास्ट के हितों पर और प्रॉमिस करता है कि उनको जो है एक तरह से डेवलप करेगा अपने इलेक्शन प्रोपोगेंडा में। बेसिकली क्या है कि अगर आपको पता है कि हाँ भाई हमारी कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन आप में उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप क्या करोगे अपने कास्ट के लोगों का सपोर्ट हासिल करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा जोर दोगे कि हाँ भाई अगर मैं इलेक्शन में जीता या मेरे साथ ये हुआ तो मैं पक्का अपने कास्ट का ध्यान रखूंगा और उसको डेवलप करूंगा। तो ये सब बातें जो आप एक तरीके से प्रोपोगेंडा करने लगते हैं, उससे क्या होता है कास्टिज्म जो है वो बढ़ जाता है गांव में, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल है कि कास्ट सिस्टम खत्म हो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट। कास्टिज्म के कारण इंटरकास्ट कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होते हैं। पहली बात जो ग्रुपिज्म होता है उसको कौन एक तरह से उसको सींच कौन रहा है, कास्ट बेस्ड इलेक्शंस। ये क्या करते हैं टेंशन क्रिएट करते हैं और नतीजा होता है कि अलग अलग कास्ट के बीच में डिफरेंसेस आने लगे, लड़ाई झगड़ा मारपीट अलग अलग कास्ट के, ये आपको बहुत ज्यादा देखने पड़ेगी को मिलेगी गांव के अंदर खास तौर से इलेक्शंस के बाद, और फिर इनको पब्लिश किया जाता है न्यूज़पेपर्स में। तो पंचायती राज की जो है कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस भी है। फीचर्स क्या है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के। सबसे पहले जो ग्राम सभा है वो मानी गई है बेस पंचायती राज सिस्टम। ये जो ग्राम सभा है ये अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करेंगी, परफॉर्म करेंगी फंक्शन जो कि उनको प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा। पंचायत जो है उनका जो गठन होगा वो गांव पे होगा, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। कोई भी पंचायत नहीं होगी इंटरमीडिएट लेवल पर स्टेट्स में जहां पर पॉपुलेशन जो है वो 20 लाख से ज्यादा नहीं, अगर वो बाय चांस चाहते हैं। आर्टिकल 243 के अनुसार मेंबर्स जो हैं उनको अंडर स्पेशल अरेंजमेंट यूनियन टेरिटरीज के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है उनको बनाया जा सकता है, मेंबर्स बनाया जा सकता है। डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे हर 3 लेवल्स पर। चेयरमैन जो विलेज पंचायत के हैं वो मेंबर्स हो सकते हैं पंचायत के इंटरमीडिएट लेवल पे, और जो चेयरपर्सन है इंटरमीडिएट पंचायत के वो मेंबर्स हो सकते हैं पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हर लेवल पे जो टर्म है पंचायत की वो 5 साल है। इलेक्शन जो है वो इस टर्म के कंप्लीट होने के बाद ही हो। अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो कंपलसरी है कि इलेक्शन कराने जाएंगे 6 महीने के अंदर। सारी पंचायत में जो नंबर ऑफ सीट्स है रिजर्व करी गई है SC ST के लिए
वो प्रोपोर्शनेट होंगी उनकी पॉपुलेशन जो है उस पंचायत एरिया में कितनी है उसके अनुसार। 1/3 जो टोटल सीट्स हैं वो रिजर्व करी गई हैं विमेन के लिए। 1/3 जो टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज हैं चेयरपर्सन के वो रिजर्व किए गए हैं विमेन के लिए पंचायत में हर एक लेवल पे। जो नंबर ऑफ ऑफिसेज हैं चेयरपर्सन के वो रिजर्व किए गए हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, जैसी भी उनकी प्रोपोर्शन में है पॉपुलेशन स्टेट के अंदर। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेचर रिजर्व कर सकता है सीट्स किसी भी पंचायत में या ऑफिस में चेयरपर्सन के पंचायत के अंदर किसी भी लेवल पर, इसके फेवर में जो बैकवर्ड क्लास सिटीजन है उनके फेवर। एक फाइनेंस कमीशन जो है उसका गठन किया जाता है हर एक स्टेट में 1 साल के अंदर, जब से 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो एक तरह से मोशन में आया है। और उसके बाद जो है हर 5 साल के बाद, मतलब हर 5 साल के बाद जो है आप क्या कहते हैं एक फाइनेंस कमीशन का गठन होता है। फाइनेंस कमीशन बेसिकली क्या करता है, रिव्यू करता है जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज एलोकेट किए गए हैं स्टेट्स और पंचायत के बीच में हर लेवल पे, और ये देखता है कि कौन से स्टेप्स मेजर किए गए हैं, स्टेप्स उठाए गए हैं इंप्रूव करने के लिए फाइनेंशियल पोजीशन उस पंचायत। सफिशिएंट तौर पे फाइनेंस जो है वो अवेलेबल कराया जाता है पंचायत को ताकि इम्प्लीमेंटेशन हो सके डेवलपमेंटल स्कीम्स का। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि वो ऑथराइज करे पंचायत को कि वो टैक्सेस कलेक्ट करे या जो प्रपोर्शन है रेवेन्यू का जो कि उनको मिलना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि हर एक स्टेट के अंदर एक गठित करी जाती है, उसका काम होता है कि वो प्रिपेयर करे वोटर्स लिस्ट और इलेक्शंस को कराए। अगर कोई भी पर्सन डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर किया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा या किसी और एक्ट में स्टेट के, तो फिर वो जो है मेंबर नहीं हो सकता है पंचायत। एंड में जो 11th शेड्यूल है आर्टिकल 243 उसमें 29 मैटर्स जो है ऐड किए गए हैं, यानी कि बेसिकली 11th शेड्यूल जो है जिसमें आर्टिकल 243 जी है उसमें 29 मैटर्स हैं जो कि ऐड किया गया है। इस आर्टिकल 243 जी के अनुसार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इफेक्टिव रोल दिया गया है प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन, खास तौर से उन मैटर्स को लेकर जो लोकल इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब वो जो 29 मैटर्स हैं उनमें से कुछ बताए गए हैं। एक पहला है एग्रीकल्चर जिसमें एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन इंक्लूडेड है। लैंड इंप्रूवमेंट जिसमें इम्प्लीमेंटेशन हो लैंड रिफॉर्म्स का, लैंड कंसोलिडेशन और सॉइल कंजर्वेशन का। तीसरा है माइनर इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट और वाटरशेड डेवलपमेंट। पब्लिक का हिस्सा लेना और कैरी आउट करना उस वर्क को जैसा कि प्रिस्क्राइब रूल्स के अकॉर्डिंग दिया गया है, ये बहुत जरूरी है कम्युनिटी डेवलपमेंट। जो एक डिविएंट टाइप का बिहेवियर होता है इस प्रोसेस में, उसका काफी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट असर होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट। मतलब जो आप जिस तरह का एक्सपेक्ट किया जा रहा है बिहेवियर, आप उससे थोड़ा सा भटक जाते हैं तो उसका नेगेटिव असर पड़ता है कम्युनिटी डेवलपमेंट पे। इन सब जो डिविएंट बिहेवियर्स है इनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने अगले यूनिट। ये था आपका चैप्टर, आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।